होता है, इस वजह से ये ग्रोथ होती है। ये मैं आपको नीचे प्रोजेक्शन बता रहा हूं कि अगर जैसे घर में जैसे एक की जगह दो लोग कमाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी जो इंडिया का पर कैपिटा बोले तो जो औसत आय है प्रति व्यक्ति वो $2,500 है। यानी इंडिया के अंदर अभी जो एवरेज लोग कमा रहे हैं वो साल के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। बट जब ये पर कैपिटा बढ़ेगा, ये बढ़ के जब 5 लाख होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि सन 2030 में ऐसा प्रोजेक्शन है तकरीबन 14 करोड़ परिवार जो लोअर मिडिल क्लास में है वो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आएंगे। अभी ऐसा अपने को सुन के लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे इनके खर्चा करने का तरीका चेंज होता है। आप देखिए कि जो लोअर मिडिल क्लास वाला जब अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो गाड़ी लेगा, वो घर में उसके कूलर होगा तो वो उसमें एसी लेगा, वो बड़ा फ्रिज लेगा, वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेगा, वो ब्रांडेड चीजों के ऊपर खर्चा करेगा। ये पावर ऑफ कंजम्पशन होता है। तो ये जो खर्चा होता है, ये जो कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग होता है, यही इकोनॉमी को बूस्ट करता है या बहुत आगे बढ़ाता है। अब ये देखिए, ये चीज के ऊपर शायद हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए कि अगर इंडिया में लोगों की बचत 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 50 रुपए प्रॉपर्टी में डालते हैं, बाकी के 15 रुपए सोने में जाते हैं, गोल्ड में, बाकी हम डालते हैं बैंक डिपॉजिट में 14 रुपए, इंश्योरेंस के अंदर जाते हैं 6 रुपए, और लोगों के घर में कैश भी पड़ा रहता है 3.5 रुपए। बट शेयर बाजार में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए जाते हैं। अभी आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं बोलूं किसी का जो भी नेटवर्थ हो, मान लीजिए किसी का नेटवर्थ 1 करोड़ का भी होगा, तो आप उसको आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, उसका 5 लाख रुपए भी नहीं लगा होगा शेयर बाजार में। और इसी प्रकार से जिसके पास अगर पूरी एसेट होगी, कोई अगर मान लीजिए कि किसी के 10 करोड़ की नेटवर्थ है, तो क्या उस व्यक्ति के 50 लाख रुपए लगे होंगे मार्केट में? नहीं लगे होंगे। तो शेयर मार्केट अभी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और हम लोग भलाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो यंगर जनरेशन आ रही है, इनका सेविंग बिल्कुल इस मार्केट में जा रहा है और आगे और जाता रहेगा। अभी कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक तो होता है डायरेक्ट इक्विटी, हम डायरेक्ट शेयर्स की खरीद फरोख्त करते हैं। सेकंड होता है म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, एक फ्यूचर ऑप्शन होता है, फिर रीट्स होता है, इनविट्स होता है और ईटीएफ होते हैं। ये कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक अभी नया प्रोडक्ट आया है रीट्स, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हम जनरली देखते हैं, जैसे सपोज इंदौर गए या कहीं गए तो जो बड़ी सिटीज में ज्यादा बड़े मॉल्स देखते हैं, तो हमको भी ऐसा कई बार लगता है तो काफी अच्छा बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो रीट ऐसा प्रोडक्ट बना है कि ये ऐसी कंपनीज में हम निवेश करते हैं जो मॉल्स बनाती है, और मॉल्स बना के उनको फिर वो रेंट पे देती है, और उसकी जो रेंटल इनकम बनती है वो रेंटल इनकम बाकी सब लोगों के अंदर एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एक तरह से इसमें इन्वेस्ट करके हम एक रेंटल इनकम हमारी खड़ी हो सकती है, कि जो किराए की इनकम बोलते हैं वो वहां से हमारी जनरेट हो सकती है। इसी प्रकार का एक और नया इंस्ट्रूमेंट आया जिसको इनविड बोलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होते हैं। अब जैसे इंदौर वाला रोड बन रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको लगेगा कि इतना अच्छा रोड बनेगा तो इतना लोगों का आना जाना होगा, इनका टोल कलेक्शन ज्यादा होगा। अब ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट तो अपने पास नहीं है, बट अपने को लगता है कि एक अच्छा बिजनेस है और अपन इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप इन कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, इनविट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो भी इनका टोल कलेक्शन होता है वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दिया जाता है। चौथा है एक ईटीएफ होता है जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। अब सपोज मान लीजिए आपको लगता है कि गोल्ड लेना ही है, आगे बच्चों की शादी के हिसाब से लेना है, आपको भी अपनी जवाबदारी है उसके लिए गोल्ड लेना है। अब गोल्ड को आप फिजिकल गोल्ड लो, उसको रखो, मेंटेन करने का टेंशन, उसका ध्यान रखने का। ये जो ईटीएफ है ये इतनी बढ़िया चीज है कि आप चाहे तो 60 रुपए का सोना ले सकते हैं, सिर्फ 60 रुपए डाल सकते हैं,
आपको लगता है कि हमको भाई आज इतना ही गोल्ड लेना 60 रुपीस का, तो आप 60 रुपीस का गोल्ड ले सकते हैं। और जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, उसके साथ साथ इसके भी भाव ऊपर नीचे होते हैं। तो जो आप जो सोचते हो कि अभी से सोना ले ले, बाद में बच्चों के काम आएगा और तब रेट बढ़ गए तब हम क्या करेंगे, तो वो वाला जो पर्पस है आपका ये ETF में इन्वेस्ट करके पूरा हो जाता है। और जब आपको फिजिकल गोल्ड लेना रहे तो आप इस ETF को बेच दीजिए और जाके फिजिकल गोल्ड ले लीजिए। अब मैं कुछ आपको 2-3 बस एग्जांपल लूंगा कि कैसे हम जो हमारे आसपास में जो चीजें देखते हैं और वो कैसे शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बनती है। एक्चुअली में ना शेयर बाजार को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये तो जुआ है, सट्टा है, इसमें तो नुकसान ही होता है। देखिए यहाँ तो सीधी बात है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो देखने वाले के ऊपर है। यहाँ पे हर तरह के व्यक्ति के लिए जगह है। अगर कोई स्पेकुलेशन करता है, सट्टा करता है, उसके लिए भी जगह है, और कोई अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बनाना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। बट क्या है कि बाजार अलग अलग समय में अलग अलग मौके देता है, और उस मौके को आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो ना, एक बार आप उसको रियल लाइफ से आप कनेक्ट करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इसके शेयर के प्राइस इसलिए बढ़े। जनरली अपन सोचते हैं कि भाव ऊपर चला गया, भाव नीचे चला गया, लेकिन उसके पीछे का हल्का सा एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा के भी कई चीजें हम समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए 2015 में मैगी का इशू हुआ था, सभी को पता है कि मैगी में लेड मिला है। तो मैगी में लेड मिला तो इस वजह से अचानक से क्या हुआ, बहुत कोलाहल मच गया, कई सारी कंपनीज आ गई, उन्होंने उनकी मैगी का सिमिलर बना के बेचना चालू करा। और उस दौरान उस शेयर का जो प्राइस है वो 800 रुपए से गिर के 400 रुपए आ गया। और ये 400 रुपए का जो रेट है ये तकरीबन 6 महीने तक रहा। 6 महीने में मैगी ने जो भी इश्यूज थे उसको रिजॉल्व किया। लेकिन कभी हम एक बार सोचते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो हमारे घरों में 40 साल से है वो किसी के बोलने से ऐसा हट जाएगा क्या? और क्या वो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है क्या कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, क्या वो एक छोटे से फूड ऑफिसर ने किया था